वसीम ने तीसरी बार दरवाजे पर दस्तक दी। इस बार अंदर से उमामा की आवाज़ आई। कौन है? उमामा, मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो। वसीम ने दरवाजे से अपना हाथ हटाते हुए कहा। अंदर खामोशी छा गई। कुछ देर बाद दरवाजे का लॉक खुलने की आवाज़ सुनाई दी। वसीम ने दरवाजे के हैंडल को घुमाकर दरवाज़ा खोल दिया। उमामा उसकी जानिब पुश्त किए अपने बेड की तरफ बढ़ी। तुम्हें इस वक्त क्या काम आन पड़ा है मुझसे? आखिर तुमने इतनी जल्दी दरवाज़ा क्यों बंद कर लिया था? अभी तो 10 बजे हैं, वसीम कमरे में दाखिल होते हुए बोला। बस नींद आ रही थी मुझे। वो बेड पर बैठ गई। वसीम उसका चेहरा देखकर चौंक गया। तुम रो रही थी? बेहतियार उसके मुंह से निकला। उमामा की आंखें सुरख और सूजी हुई थीं और वो उससे नज़रें चुराने की कोशिश कर रही थी। नहीं, रो नहीं रही थी, बस सर में कुछ दर्द हो रहा था। उमामा ने मुस्कुराने की कोशिश की। वसीम ने उसके पास बैठते हुए उसका हाथ पकड़कर टेम्परेचर चेक करने की कोशिश की। कहीं बुखार तो नहीं है? उसने कुछ तशवीश बड़े अंदाज में कहा और फिर हाथ छोड़ दिया। बुखार तो नहीं है, फिर तुम कोई टैबलेट ले लेती। मैं ले चुकी हूँ। अच्छा, तुम सो जाओ। मैं बातें करने आया था, मगर अब इस हालत में क्या बातें करूँगा तुमसे? वसीम ने कदम बाहर की तरफ बढ़ाते हुए कहा। उमामा ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। वो खुद भी उठकर उसके पीछे गई और वसीम के बाहर निकलते ही उसने दरवाजे को फिर लॉक कर लिया। बेड पर औंधे मुंह लेटकर उसने तकिए में मुंह छुपा लिया। वो एक बार फिर हिचकियों के साथ रो रही थी। 13 साल का वो लड़का इस वक्त टीवी पर म्यूज़िक शो देखने में मसरूफ़ था। जब तैयबा ने अंदर झांका, बेयकीनी से उन्होंने अपने बेटे को देखा और फिर कुछ नाराज़गी के आलम में अंदर चली आईं। ये क्या हो रहा है? उन्होंने अंदर आते ही कहा। टीवी देख रहा हूँ। उसने टीवी से नज़रें नहीं हटाईं। टीवी देख रहा हूँ। फॉर गॉड सेक, तुम्हें एहसास है कि तुम्हारे पेपर्स हो रहे हैं? तैयबा ने उसके सामने आते हुए कहा। सो व्हाट? इस लड़के ने इस बार कुछ हुफ्की से कहा। सो व्हाट? तुम्हें इस वक्त अपने कमरे में किताबों के दरमियान होना चाहिए, ना कि यहाँ इस बेहुदा शो के सामने, तैयबा ने डांटा। मुझे जितना पढ़ना था मैं पढ़ चुका हूँ। आप सामने से हट जाएं। उसके लहजे में नागवारी आ गई। फिर भी उठो और अंदर जाकर पढ़ो, तैयबा ने उस तरह खड़े खड़े उससे कहा। ना मैं यहाँ से उठूँगा, ना अंदर जाकर पढ़ूँगा। मेरी स्टडीज़ और पेपर्स मेरा मसला है, आपका नहीं। अगर तुम्हें इतनी परवाह होती स्टडीज़ की तो इस वक्त तुम यहाँ बैठे होते। स्टेप असाइड, उसने तैयबा के जुमले को नज़रअंदाज करते हुए बड़ी बदतमीज़ी के साथ साथ हाथ के इशारे से कहा। आज तुम्हारे पापा आ जाएं तो मैं इनसे बात करती हूँ। तैयबा ने उसे धमकाने की कोशिश की। अभी बात कर लें, क्या होगा? पापा क्या कर लेंगे? जब मैं आपको बता चुका हूँ कि मुझे जितनी तैयारी करनी थी मैंने कर ली है, तो फिर आपको क्या मसला है? ये तुम्हारे सालाना इम्तहान है, तुम्हें एहसास होना चाहिए इस बात का। तैयबा ने यकदम अपने लहजे को नरम करते हुए कहा। मैं कोई 2-4 साल का बच्चा नहीं हूँ कि मेरे आगे पीछे फिरना पड़े आपको। मैं अपने मामलात में आपसे ज़्यादा समझदार हूँ, इसलिए ये 3rd क्लास किस्म के जुमले मुझसे मत बोला करें। एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, स्टडीज़ पर ध्यान दो। इस वक्त तुम्हें अपने कमरे में होना चाहिए। मैं तुम्हारे फादर से बात करूँगी। व्हाट अ रबिश। वो बात करते करते गुस्से में सोफ़ा से उठकर खड़ा हो गया। हाथ में पकड़ा हुआ रिमोट उसने पूरी कुव्वत से सामने वाली दीवार पर दे मारा और पाँव पटहाता हुआ कमरे से निकल गया। तैयबा कुछ बेबसी और खुफत के आलम में उसे कमरे से बाहर निकलता हुआ देखती रही। फ्लोमिना फ्रांस ने अपने हाथ में पकड़े पैकेट मेज़ पर रखते हुए एक नज़र हाल में दौड़ाई। पेपर शुरू होने में अभी 10 मिनट बाकी थे और हाल में मौजूद स्टूडेंट्स किताबें, नोट्स और नोटबुक्स पकड़े तेज़ी से सफ़े आगे पीछे करते इन पर आखिरी नज़रें डाल रहे थे। उनकी जिस्मानी हरकत से इनकी परेशानी और इज़्तिराब का इजहार हो रहा था। फ्लोमिना फ्रांस के लिए ये बात बहुत मायूस सीन था। फिर इनकी नज़रें हाल के तकरीबन दरमियान में बैठे हुए स्टार पर जाकर ठहरी। 25 स्टूडेंट में से इस वक्त वो वाह स्टूडेंट था जो इत्मीनान से अपनी कुर्सी पर टांग रखे बैठा था।
ایک ہاتھ میں اسکیل پکڑے آہستہ آہستہ اسے اپنے جوتے پر مارتے ہوئے وہ اطمینان سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ فلومینا کے لیے یہ سین بھی نیا نہیں تھا۔ اپنے 7 سالہ کیریئر میں انہوں نے پیپرز کے دوران سلار کو اسی بے فکری اور لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے پایا تھا۔ 9:02 پر انہوں نے سلار کے پاس سے گزرتے ہوئے اسے MCQs پر مبنی آبجیکٹیو پیپر تھمایا۔ 30 منٹ کے بعد اسے وہ پیپر ان سے لینا تھا۔ 9:10 پر انہوں نے سلار کو اپنی کرسی سے کھڑا ہوتے دیکھا۔ اس کے کھڑے ہوتے ہی ہال میں اس سے پیچھے موجود تمام اسٹوڈنٹس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ پیپر ہاتھ میں لیے فلومینا فرانسس کی طرف جا رہا تھا۔ فلومینا فرانسس کے لیے یہ بھی نیا سین نہیں تھا۔ وہ پہلے بھی یہی کچھ دیکھتی آئی تھی۔ 30 منٹ میں حل کیا جانے والا پیپر وہ 8 منٹ میں حل کر کے ان کے سر پر کھڑا تھا۔ پیپر کو دوبارہ دیکھ لو، انہوں نے یہ جملہ اس سے نہیں کہا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا جواب کیا ہوگا۔ میں دیکھ چکا ہوں۔ وہ اگر اسے ایک بار پھر پیپر دیکھنے پر مجبور کرتی تو وہ ہمیشہ کی طرح پیپرز لے کر جا کر اپنی کرسی کے ہتھے پر رکھ کر بازو سینے پر لپیٹ کر بیٹھ جاتا۔ انہیں یاد نہیں تھا کبھی اس نے ان کے کہنے پر پیپر کو دوبارہ چیک کیا ہو، اور وہ یہ تسلیم کرتی تھی کہ اسے اس کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی۔ اس کے پیپر میں کسی ایک بھی غلطی کو ڈھونڈنا بہت مشکل کام تھا۔ انہوں نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے ہاتھ سے پیپر پکڑ لیا۔ تم جانتے ہو سلار، میری زندگی کی سب سے بڑی تمنا کیا ہے؟ انہوں نے پیپر پر نظر ڈالتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں 30 منٹ کا پیپر 30 منٹ کے بعد سبمٹ کرواتے ہوئے دیکھوں۔ وہ ان کی بات پر خفیف انداز میں مسکرایا۔ آپ کی یہ خواہش اس صورت پوری ہو سکتی ہے میم اگر میں یہ پیپر 150 سال کی عمر میں حل کرنے بیٹھوں۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ 150 سال کی عمر میں تم یہ پیپر 10 منٹ میں کرو گے۔ اس بار وہ ہنسا اور واپس مڑ گیا۔ فلومینا فرانسس نے ایک نظر اس کے پیپر کے صفحات کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا۔ ایک سرسری سی نظر بھی انہیں یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ وہ اس پیپر میں کتنے نمبر گنوائے گا۔ 0۔ سلمیٰ نے اپنی بیٹی کے ہاتھوں میں گفٹ پیپر میں لپیٹے ہوئے پیکٹ کو حیرانی سے دیکھا۔ یہ کیا ہے اماما؟ تم تو مارکیٹ گئی تھی، شاید کچھ کتابیں لینی تھی تمہیں۔ ہاں امی، مجھے کتابیں ہی لینی تھی، مگر کسی کو تحفے میں دینے کے لیے۔ کس کو تحفہ دینا ہے؟ وہ لاہور میں ایک دوست ہے میری، اس کی سالگرہ ہے، اسی کے لیے خریدا ہے۔ کوریئر سروس کے ذریعے بھجوا دوں گی کیونکہ مجھے تو ابھی یہاں رہنا ہے۔ لاؤ پھر مجھے دے دو یہ پیکٹ، میں وسیم کو دوں گی، وہ بھجوا دے گا۔ نہیں امی، میں ابھی نہیں بھجواؤں گی، ابھی اس کی سالگرہ کی تاریخ نہیں آئی۔ سلمیٰ کو لگا جیسے وہ یکدم گھبرا گئی ہو۔ انہیں حیرانی ہوئی، کیا یہ گھبرانے والی بات تھی؟ 3 سال پہلے اماما کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا، انہیں اور ان کے شوہر ہاشم کو۔ وہ تب اپنی بیٹی کے بارے میں بہت فکر مند تھیں اور ہاشم ان سے زیادہ، مگر پچھلے 3 سال میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ وہ دونوں اب اس کی طرف سے مکمل طور پر مطمئن تھے، خاص طور پر اسجد سے اس کی نسبت طے کر کے۔ وہ جانتی تھی اماما اسجد کو پسند کرتی ہیں، اور صرف وہی نہیں، اسجد کو کوئی بھی پسند کر سکتا تھا، وہ ہر لحاظ سے ایک اچھا لڑکا تھا۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ اسجد سے نسبت طے ہونے پر بہت خوش ہوئی تھیں۔ اسجد اور اس کے درمیان پہلے بھی خاصی دوستی اور بے تکلفی تھی، مگر بعض دفعہ انہیں لگتا جیسے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت چپ ہوتی جا رہی ہے۔ وہ پہلے ایسی نہیں تھی، مگر اب وہ اسکول جانے والی بچی بھی تو نہیں رہی، میڈیکل کالج کی اسٹوڈنٹ ہے، پھر وقت بھی کہاں ہوتا ہے اس کے پاس۔ سلمیٰ ہمیشہ خود کو تسلی دے لیتی۔ وہ ان کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی، بڑی دونوں بیٹیوں کی وہ شادی کر چکی تھیں، ایک بیٹے کی شادی بھی کر چکی تھیں، جبکہ 2 بیٹے اور اماما غیر شادی شدہ تھے۔ اچھا ہی ہے کہ یہ سنجیدہ ہوتی جا رہی ہے، لڑکیوں کے لیے سنجیدگی اچھی ہوتی ہے، انہیں جتنی جلدی اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ سلمیٰ نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے اماما سے نظریں ہٹا لیں۔ وہ چھٹیوں میں گھر آئی ہوئی تھی، اور جتنے دن وہ یہاں رہتی ان کی نظریں اسی پر مرکوز رہتی۔ پتہ نہیں یہ ساجد کہاں رہ گیا، جو بھی کام اس کے ذمہ لگاؤ بس بھول ہی جاؤ۔ انہیں اچانک اپنے ملازم کا خیال آیا، جس کے پیچھے وہ لانچ میں آئی تھیں۔
बड़बड़ाते हुए वो लॉन्च से निकल गईं। ये न्यू ईयर नाइट थी। नया साल शुरू होने में 30 मिनट बाकी थे। 10 लड़कों पर मुश्तमिल 14-15 साल के लड़कों का वो ग्रुप पिछले 2 घंटे से अपने अपने मोटरसाइकिल्स पर शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर अपने करतब दिखाने में मसरूफ़ था। इनमें से चंद ने अपने माथे पर चमकदार बैंड्स बांधे हुए थे, जिन पर नए साल के हवाले से मुख्तलिफ पैगामात दर्ज थे। वो लोग 1 घंटा पहले पोश इलाके की एक बड़ी सुपरमार्केट में मौजूद थे और वहाँ वो मुख्तलिफ लड़कों से आवाज़ें कसते जा रहे थे। अपनी बाइक्स पर सवार अब मुख्तलिफ पर चक्कर लगा रहे थे। इनके पास फायर क्रैकर्स भी मौजूद थे, जिन्हें वो वक्तन फ़वक्तन चला रहे थे। 11:15 पर वो जिमखाना के बाहर मौजूद थे, जहाँ पार्किंग लाइट गाड़ियों से भर चुका था। ये गाड़ियाँ इन लोगों की थी जो जिमखाने में नए साल के सिलसिले में होने वाली एक पार्टी में आए थे। इन लड़कों के पास भी इस पार्टी के दावती कार्ड मौजूद थे, क्योंकि इनमें से तकरीबन तमाम के वालिदैन जिमखाना के मेंबर थे। वो लड़के अंदर पहुँचे तो 11:55 हो रहे थे। चंद मिनटों बाद डांस फ्लोर समेत तमाम जगहों की लाइट साफ़ हो जानी थी और इसके बाद बाहर लॉन में आतिशबाजी के एक मुजाहरे के साथ नया साल शुरू होने पर लाइट्स ऑन होना थी और इसके बाद तकरीबन तमाम रात वहाँ रक्स के साथ साथ शराब पी जाती, जिसका एहतमाम नए साल की इस तकरीब के लिए जिमखाना की इंतज़ामिया ख़ास तौर पर करती थी। लाइट साफ़ होते ही वहाँ एक तूफ़ान बदतमीज़ी का आगाज़ हो जाता था और वहाँ मौजूद लोग इसी तूफ़ान बदतमीज़ी के लिए वहाँ आए थे। 15 साला वो लड़का भी 10 लड़कों के इस ग्रुप के साथ आने के बाद इस वक्त डांस फ्लोर पर रॉक पैड पर डांस कर रहा था। डांस में इसकी महारत काबिल दीद थी। 12 बजने में 10 सेकंड रह जाने पर लाइट्स ऑफ हो गईं और ठीक 12 बजे लाइट्स यकदम दोबारा ऑन कर दी गईं। अंधेरे के बाद सेकंड्स गिनने वालों की आवाज़ें अब शोर और खुशी के कहकों और चीखों में बदल गई थीं। चंद सेकंड्स पहले थम जाने वाला म्यूज़िक एक बार फिर बजाया जाने लगा। वो लड़का अपने दोस्तों के साथ बाहर पार्किंग में आ गया, जहां बहुत से लड़के अपनी अपनी गाड़ियों के हॉर्न बजा रहे थे। इन्हीं लड़कों के साथ बियर कैन पकड़े वो वहां मौजूद एक गाड़ी की छत पर चढ़ गया। इस लड़के ने गाड़ी की छत पर खड़े खड़े अपनी जैकेट की जेब से बियर का एक बढ़ा हुआ कैन निकाला और पूरी कुव्वत से कुछ फासले पर खड़ी एक गाड़ी की विंडो स्क्रीन पर दे मारा। एक धमाके के साथ गाड़ी की विंड स्क्रीन चूर चूर हो गई। वो लड़का इत्मीनान के साथ अपने बाएं हाथ में पकड़ा कैन पीता रहा। वो पिछले आधे घंटे से कामरान को वीडियो गेम खेलते हुए देख रहा था। स्क्रीन पर मौजूद स्कोर में कोई खास इजाफा नहीं हो रहा था। शायद इसकी वजह वो मुश्किल ट्रैक था जिस पर कामरान को गाड़ी ड्राइव करनी थी। स्लार लॉन्च के सोफ़ों में से एक सोफ़े पर बैठा अपनी नोटबुक पर कुछ लिखने में मसरूफ़ था, मगर वक्तन फ़वक्तन नज़र उठाकर टीवी स्क्रीन को भी देख रहा था, जहां कामरान अपनी जद्दोजहद में मसरूफ़ था। ठीक आधा घंटा बाद उसने नोटबुक बंद करके सामने पड़ी मेज़ पर रख दी। फिर मुंह पर हाथ रखकर जमाई रोकी। दोनों टांगें सामने पड़ी मेज़ पर रखकर दोनों हाथों की उंगलियां सर के पीछे बांधी और कुछ देर स्क्रीन को देखता रहा, जहां कामरान अपने तमाम चांसेस ज़ाया करने के बाद एक बार फिर नया गेम खेलने की तैयारी कर रहा था। क्या प्रॉब्लम है कामरान? स्लार ने कामरान को मुखातब किया। ऐसे ही नया गेम लेकर आया हूँ, मगर स्कोर करने में बड़ी मुश्किल हो रही है, कामरान ने बेजारी से कहा। अच्छा, मुझे दिखाओ। उसने सोफे से उठकर रिमोट कंट्रोल उसके हाथ से ले लिया। कामरान ने देखा पहले 20 सेकंड में ही स्लार उसे जिस स्पीड से दोहरा रहा था, इस स्पीड पर कामरान अब तक नहीं दौड़ा पाया था। जो ट्रैक उसे बहुत मुश्किल लग रहा था, वो स्लार के सामने एक बचकाना चीज़ महसूस हो रहा था। 1 मिनट बाद वो जिस स्पीड पर गाड़ी दौड़ा रहा था, इस स्पीड पर कामरान के लिए इस पर नज़रें जमाना मुश्किल हो गया, जबकि स्लार इस स्पीड पर भी गाड़ी को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल किए हुए था। 3 मिनट के बाद कामरान ने पहली बार गाड़ी को डगमगाते और फिर ट्रैक से उतरकर धमाके के साथ तबाह करते देखा। कामरान ने कुछ मुस्कुराते हुए मुड़कर स्लार को देखा। गाड़ी क्यों तबाह हुई थी, वो जान गया था। रिमोट अब स्लार के हाथ की बजाय मेज़ पर पड़ा था। वो अपनी नोटबुक उठाए खड़ा हो रहा था। कामरान ने सर उठाकर उसे देखा। बहुत बोरिंग गेम है, स्लार ने तबसरा किया और कामरान की टांगों को फलांगते हुए लॉन्च से बाहर निकल गया। कामरान होंठ पीटते साथ हिंसों पर मुनबी स्कोर को देख रहा था, जो स्क्रीन के एक कोने में जगमगा रहा था।
کچھ نہ سمجھ میں آنے والے انداز میں اس نے بیرونی دروازے کو دیکھا جس سے وہ غائب ہوا تھا۔